हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आज हमें देखना है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पे आगे भी और भी सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। सारे सिद्धांत इसी को समझाने के लिए दिए गए। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है और सबसे बेसिक सिद्धांत है गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत। रेगनर नक्शे ने जो 1950 के दशक में इसको रेगनर नक्शे 1950 के दशक में इसका प्रतिपादन किया था। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत यह बताता है कि जो गरीब है वो बार बार गरीब बना रहता है, देश हो या परिवार हो। तो गरीबी अपने आप को रिपीट करती है, दोहराती है। इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत में रेगनर नक्शे ने जो बात कही वो उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार निर्धनता स्वयं को दोहराती है और एक निर्धन देश या व्यक्ति गरीबी के जाल में फंसा रह जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब तक बाहरी मदद या ठोस सुधार नहीं किए जाते हैं तब तक यह चक्र टूटता नहीं है। तो गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, जैसे कोई परिवार है, वह गरीब है, जैसे कोई मजदूर है और मजदूर के घर में कम पैसे हैं तो उसका खर्चा भी शिक्षा पे कम होगा। शिक्षा पे कम होगा तो उसके बच्चे भी अशिक्षित होंगे और फिर वो भी गरीब बने रहेंगे और फिर वो भी मजदूर बनेंगे। तो इस तरह से गरीब मजदूर का बच्चा मजदूर बनता रहेगा और ये चक्कर चलता रहेगा जब तक कि उनको कोई अच्छी शिक्षा न मिल जाए या कोई ऐसा बच्चा ना पैदा हो जाए जो बहुत पढ़ाई में एक्सीलेंट है, अद्वितीय है। तो वो दुष्चक्र चलता रहेगा। यही बात देश के ऊपर लागू होती है। जैसे व्यक्ति के पास कोई पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो जब पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से देश के अंदर भी यदि कोई पूंजी नहीं है, कुछ उसके पास ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। तो यह गरीबी का जो दुष्चक्र है, ये किस प्रकार से फिर गरीबी में ला करके गिरा देती है, इसी के चक्र को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो मेन की पॉइंट है, मुख्य अवधारणा है, वो है गरीबी स्वयं का कारण बनती है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गरीब होंगे तो हमारे पास पूंजी नहीं होगा। पूंजी नहीं होगा तो हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम कोई ज़्यादा बड़ी शिक्षा या कोई ऐसा स्किल नहीं ले पाएंगे जो हमारे अ, आय का बड़ा कारण बने, आय का जरिया बने। तो इसलिए हम फिर गरीबी में बने रहेंगे। यही बात देश के लिए लागू किया जाता है कि यहाँ पे देश के लिए ही बताया गया है कि पूरा देश गरीबी इसलिए रहता है क्योंकि वो गरीब होता है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो उत्पादन नहीं होता है। इसी चक्र को यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई देश गरीब होता है यानी कि उसके पास इनकम नहीं होता है, उसके पास जीडीपी नहीं होता है, तो सेविंग भी कम होता है। सेविंग कम होता है तो निवेश भी कम होता है। निवेश कम होता है तो उत्पादन, जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होगा, आउटपुट कम आएगा। कम आउटपुट आएगा तो कम आय लोगों का बनेगा। कम आय लोगों का बनेगा तो ये क्या होगा, फिर कम बचत होगा और फिर ये चक्र चलता रहेगा। यह चक्र लगातार चलता रहता है, इसे तोड़ा ना जाए। यदि इसको तोड़ा नहीं जाता है तो यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसको तोड़ा कैसे जाएगा, इस पे तमाम अर्थशास्त्रियों ने तमाम सिद्धांत आए। मुख्य रूप से आगे हम पढ़ेंगे बड़े धक्के का सिद्धांत या आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। इस तरह के कई सिद्धांत आए जो इसी बात पे जोर दिए कि कोई भी विकासशील देश या कम विकसित देश, किस तरह से उसको हम उस जाल से, उस निवेश कम आय के जाल से कैसे हम बाहर निकालें। और ये गरीब के देशों को समझने का एक बहुत बड़ा मॉडल बना, बहुत बड़ा सिद्धांत बना, जिसके आधार पर हम गरीब देशों के स्थिति को समझ सकें और कैसे उसको हम बाहर निकालेंगे, इसको हम जान पाएंगे। तो आगे इसको हम देखते हैं। दो तरह के इसमें दुष्चक्र को मुख्य रूप से हम बांटते हैं किसी भी देश के। एक तो पूर्ति पक्ष सप्लाई साइड से दुष्चक्र और एक मांग पक्ष यानी कि डिमांड साइड दुष्चक्र। पूर्ति साइड सप्लाई साइड दुष्चक्र क्या है? तो सप्लाई साइड दुष्चक्र ये है कि कम जब आय होता है किसी भी देश के पास, जब कम इनकम आता है तो बचत भी कम आता है। ये केन्स भी माने थे कि इनकम यदि कम होगा तो जाहिर सी बात है सेविंग कम होगा। सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसका असर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि केन्स कहते हैं कि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट होता है। यदि सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है उत्पादकता कम होगा, उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार, कम लोगों को रोजगार, जब कम उत्पादन करेंगे, कम फैक्ट्रियां लगेंगी, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से रोजगार भी कम लोगों को ही मिल पाएगा। कम रोजगार मिलेगा तो कम आय होगा। लोगों को जो आय मिलेगा वो पूरे देश की आय होगी, वही आय कम होगी। जब वो आय कम होगी तो फिर से कम बचत होगा, यानी कि यह चक्र फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये चक्र बार बार चलता रहेगा, यानी कि सप्लाई साइड दुष्चक्र ये चलता रहेगा। सप्लाई साइड ये ध्यान है कि जब कम आय होगी तो कम बचत होगी, ठीक है, क्योंकि आय का दो हिस्सा होता है, सी प्लस एस। तो यदि एक हिस्से को देखा जाए, यदि आय कम होगा, क्योंकि आय ही दोनों में बढ़ जाता है, उपभोग और सेविंग में। आय कम होगा तो सेविंग कम होगा। ये हो गया सप्लाई साइड का दुष्चक्र जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं।
और दूसरी चीज ये है कि जब आय कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, उपभोग कम होगा। ये है मांग साइड का दुष्चक्र। इसको हम आगे देख लेते हैं, मांग साइड का दुष्चक्र क्या होता है। अब ये जैसे इसमें गरीबी के दुष्चक्र को फ्लो चार्ट से भी हम दिखा सकते हैं। जो भी हमने बात पीछे कही कि कम आय है तो कम बचत होगा, कम बचत होगा यानी कि सेविंग, कम बचत होगा तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो कम उत्पादन होगा, आउटपुट कम होगा, कम आउटपुट होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा लोगों को, रोजगार कम मिलेगा तो कम आय फिर से हो जाएगी और ये फिर कम आय कम बचत की ओर ले जाएगी। तो इस प्रकार से ये दुष्चक्र चलता रहेगा, ये फ्लो चार्ट के रूप से समझाया गया है। अब मांग साइड से जो दुष्चक्र चलता है, जैसे हमने पीछे कहा कि आय ही उपभोग और सेविंग होता है, बचत होता है। तो सप्लाई साइड तो हमने देख लिया कि आय कम है तो इसका असर ये होगा कि सेविंग भी कम होगा, ये सप्लाई साइड का था। अब हम इसमें देखेंगे कि आय यदि कम है तो कंजम्पशन भी कम होगा, क्योंकि यही आय दोनों में बढ़ जाता है, कंजम्पशन और सेविंग में। तो कंजम्पशन कम होगा, ये चीज सब डिमांड साइड के दुष्चक्र को दिखाता है, ये मांग साइड के दुष्चक्र को दिखाता है, क्योंकि आय कम है तो मांग कम होगा, यानी कि क्रय शक्ति कम होगा। तो जब आय कम होगा तो ये क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी तो बाजार में मांग कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, जाहिर सी बात है। तो मांग कम होगा, मांग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब किसी वस्तु की मांग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट, उसमें उसके उत्पादन भी कम रखा जाएगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर वही बात आ जाएगी, कम उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो फिर से आय कम होगी, कम उत्पादन ही आय को कम कर देगी, ज्यादा उत्पादन आय ज्यादा करेगी। तो ये दुष्चक्र मांग के साइड से दुष्चक्र चलेगा। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा सप्लाई साइड के दुष्चक्र के फ्लो चार्ट को कैसे बनाया है, उसी प्रकार से इसके फ्लो चार्ट को भी हम बना सकते हैं। फिलहाल इतना लिखना काफी है कि कम आय है तो कम क्रय शक्ति होगी, कम क्रय शक्ति क्यों होगी, कम की कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है। तो इस प्रकार से ये हम समझा सकते हैं। कुछ और कंसेप्ट भी इसमें दिखाया जाता है, कुछ और कंसेप्ट में जैसे पूछ दिया जाए कि सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्चक्र क्या है। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्चक्र में हम ये कुछ पॉइंट लेते हैं। जिनमें पहला अशिक्षा, यदि गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं तो शिक्षित नहीं हो पाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं तो अगली पीढ़ी भी शिक्षित होती है, शिक्षित होती है, अशिक्षित होती है, फिर वो भी क्या होता है, वो भी मजदूर बनते हैं, वो भी गरीब बने रहते हैं। तो एक तो शिक्षा का दुष्चक्र चल जाता है। स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य में कमी है, यदि कोई गरीब है और वो उसके पास बीमारी है तो उसको यदि इलाज कराना है तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो पाता है, अच्छे अस्पताल में नहीं जा पाता है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता है अपने इलाज पे, तो वो फिर कुपोषण का शिकार हो जाता है या अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ रहता है तो वो कम काम कर पाता है, कम काम कर पाता है, उसकी कार्य क्षमता घटती है और इससे उसका आउटपुट कम होता है, आउटपुट कम होता है तो इनकम कम हो जाता है ना। रूढ़वादी सोच, जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह, जातिगत भेद, विकास में बाधा। तो इसलिए ये जो कुरीतियां होती हैं ये उसके कार्य क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे कि वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है और उसका विकास नहीं हो पाता है। महिलाओं की कम भागीदारी होती है, आधी जनसंख्या महिलाओं की है और महिलाओं की जब भागीदारी ही कम हो शिक्षा में, काम के अवसर में, तो निश्चित रूप से जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो आय कम होगा, इनकम कम होगा। तो इसलिए यह एक कारण बनेगा गरीबी के दुष्चक्र का। ये सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्चक्र इसको कहते हैं। किस प्रकार से जो सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियां हैं, रूढ़िवादिता है, वो किस प्रकार से हमें कम आय में फंसा के रखती हैं, यानी कि हमें काम का अवसर नहीं मिलता है और शिक्षा नहीं प्रॉपर मिल पाता है, और पुरानी जो रूढ़ियां हैं, बाल विवाह, कम विवाह कर देना, अंधविश्वास, बहुत सारे अंधविश्वासी लोग होते हैं जो महिलाओं को काम नहीं करने देंगे, या ऐसा अंधविश्वासी रहता है कि इस दिन काम नहीं करना है, आज काम नहीं करना है, या ये फसल नहीं लगाना चाहिए, वो फसल नहीं लगाना चाहिए कृषि में, या ज़्यादा शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए, उससे ये। तो ये तमाम जो रूढ़िवादिताएँ पाली गई हैं समाज में, वो एक कारण बनता है कि देश में विकास कम हो और दुष्चक्र में फँसा रहे। एक मुझे एक यहाँ पे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक 20 साल की औरत ने शादी किया एक 50-60 साल की उम्र के व्यक्ति से। तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि तुमने इस बूढ़े से क्यों शादी किया, जो बीमार भी है और बिल्कुल अब तो ये तुम्हारे से बहुत बड़ा एज में है। तो उसने कहा कि इसके 2 कारण हैं, एक तो इनका इनकम और दूसरा इनका दिन कम। तो इसलिए मैंने इनसे शादी की। तो ये लतीफ़ा है। तो इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम दुष्चक्र को तोड़ के ही बढ़ा सकते हैं और अंधविश्वास और इन सब चीज़ों को छोड़ के ही बढ़ा सकते हैं। देश स्तर पर दुष्चक्र जो चलता है, कम पूँजी निर्माण, कम पूँजी निर्माण होगा यदि देश में, तो पूँजी निर्माण का मतलब हमने बताया था पिछली वीडियो में भी, उत्पादन की जो मशीनें होती हैं उसका उत्पादन करना, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उत्पादन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को का उत्पादन करना। तो जब कम पूँजी लगेगी तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन नहीं होगा
तो उत्पादन नहीं होगा, तो उद्योग नहीं लगेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि कम पूंजी निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के लिए जो मशीनें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। प्रौद्योगिकी का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, टेक्नोलॉजी का अभाव होता है तो या तो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है या नई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की क्षमता जो है वो कम होती है और देश में उत्पादन स्तर कम हो जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ही उत्पादन के लिए या औद्योगिकरण के लिए नींव रखते हैं। जितने ही ज़्यादा मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा रहेगा, किसी देश में बिजली 24 घंटा गाँव-गाँव तक मिल रहा है, सड़क, अच्छी सड़कें हैं, हाईवे हैं, हर जगह हाईवे है, और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, स्किल्ड एजुकेशन है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि जरा भी बीमार होता है तो उसको तुरंत अपने नज़दीक में अस्पताल है और जाकर के तुरंत स्वस्थ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ जितनी ही मजबूत रहेंगी, उस देश में उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा और लोग अच्छा काम कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी, अभी हमने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के, जो कि उत्पादन की लागत को घटा देता है और उससे उसकी कीमत घट जाती है। तो उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि मांग ज़्यादा होता है उस उत्पादन की। राजस्व घटा और भ्रष्टाचार योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता है। जो सरकार योजनाएं लागू करती हैं गरीबी हटाने के लिए या लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, बहुत सारी योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं लागू की जाती हैं और लोगों की शिक्षा से संबंधित योजनाएं लागू की जाती हैं, वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है। उसका कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अभी सड़क निर्माण के लिए योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, लेकिन सड़क निर्माण में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं जो सड़क की क्वालिटी को नहीं और पूरा होने देते हैं। तो ये जो कारण है, अन्य जो दुष्चक्र के कारण है वो ये हैं, देश स्तर पे जो दुष्चक्र चलता है और सामाजिक सांस्कृतिक दुष्चक्र चलता है। इसको तोड़ने के उपाय क्या है? तो इसको तोड़ने के उपाय ये है कि मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों चीज़ों को देश स्तर पे बढ़ाया जाए और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अभी भी हमारे देश में लगभग 30 से 40% लोग अशिक्षित हैं, तो ये बहुत बुरी बात है कि किसी देश में इतने बड़ी संख्या में लोग, 30 से 40% का मतलब कि इतने करोड़, 30-40 करोड़ लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। गाँव के दूर-दराज के इलाकों में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य एक कल्पना की भांति है वहाँ के लोगों के लिए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इस पे खर्चा करना चाहिए ताकि लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़े और शिक्षा के स्तर में भी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल शिक्षा जो उत्पादन में काम आए, उत्पादन की टेक्नोलॉजी में काम आए, स्किल्ड एजुकेशन जितना ही अधिक आएगा, कौशल आधारित एजुकेशन, उतना ही हम उत्पादन कर पाएँगे। उत्पादन करेंगे तो उतना ही लोगों की आय बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा तो फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से हो पाएगा। और स्वास्थ्य सुविधाएँ, जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके नज़दीक के अस्पताल में इतनी अच्छी सुविधा हो। आज अस्पताल में अपने जाइए नज़दीक के, तो कभी डॉक्टर नहीं है, कभी दवा नहीं है, कभी कोई एक्स-रे मशीन नहीं है, तो कोई कभी सीटी स्कैन मशीन नहीं है। तो ये बहुत ही स्थिति खराब है, लोग स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। एक बार बीमार पड़ जाएँ, महीनों वो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, जिससे वो काम नहीं कर पाते हैं, उत्पादन गिरता है तो आय कम होती है। तो इसको तोड़ने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ, स्वरोजगार योजनाएँ और कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाएँ और कौशल विकास पे आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, ध्यान भी दे रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी अब मिलना मुश्किल है। तो स्वरोजगार योजनाएँ, लोगों को न्यू आइडिया अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम, कौन-सा उत्पादन नहीं हो रहा है जिसका हम उत्पादन करें और उसके लिए हम मार्केट में लाएँ। जैसे सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि हाँ, फ्रिज भी कोई चीज़ होती है। फ्रिज नहीं था तो सब लोग ऐसे ही रहते थे चुपचाप। लेकिन जैसे फ्रिज आ गया, तो लोग तुरंत हर घर में अब फ्रिज है। तो एक ऐसी नई आइडिया लाना पड़ेगा कि क्या चीज़ नहीं है और जिस चीज़ को हम मार्केट में लाएँ तो लोग उसको खरीद लेंगे और लोग उसको परचेज़ करेंगे। तो ऐसे नई आइडिया पे स्वरोजगार लोगों को शुरू करना चाहिए और पुराने आइडिया पे भी लोगों को काम करना चाहिए। जो पुराने आइडियाज़ हैं, जो पुराने उत्पादन हो रहे हैं, उसी में इस तरह के छोटे-छोटे कंपोनेंट हम स्वरोजगार के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप ला सकते हैं। कौशल विकास के लिए गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट इंडिया चला रही है और उसके उसमें तमाम तरीके के स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें तरह-तरह से अपने तरफ से प्रयास कर रही है ताकि लोगों को स्किल्ड, कंप्यूटर से संबंधित स्किल्ड हो या रोजगार या उद्यमिता से संबंधित स्किल्ड हो, इस पे भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। यदि वो कोई बीमार होते हैं तो वो अपना इलाज, जैसे आयुष्मान योजना चल रहा है अभी, तो उसमें भी लिमिट है 5 लाख तक का ही है। इसको और गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए और इसको 10 लाख, 20 लाख या मतलब अनलिमिटेड तक ले जाना चाहिए ताकि बीमार पड़े कोई तो उसको अच्छे से इलाज हो सके। यदि कोई उसको उसका कुछ होता है, गरीब जो
फैमिली है, यदि उसके जो कमाने वाला व्यक्ति है उसका कुछ होता है, तो उसके परिवार को कैसे हम सुरक्षित करें, कैसे उस परिवार को एश्योर करें कि उसके परिवार को आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो सामाजिक सुरक्षा तमाम तरह की बीमा योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना है, उसके रोजगार, उसके जो बिजनेस है उसको सिक्योर करने के लिए बीमा योजनाएं हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए और उसको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। सरकारी सहायता एवं सब्सिडी, कोई आपदा आती है, भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए या कुछ इस तरह के बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना आ गया था, तो इस तरह की बीमारियों के समय गवर्नमेंट इतनी सहायता करे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कोरोना में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो इसमें तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए सहायता करे। सब्सिडी, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट लोगों को लोन लेना है स्वरोजगार चलाने के लिए, लोग लोन उठाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो बैंकों से लोन लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कभी 14%, कभी 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे दें कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 10% दीजिए, बाकी मैं जो उससे ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं दूंगा। तो सरकार इस तरह से सहायता कर सकती है सब्सिडी के रूप में। यदि किसान है तो किसानों को बीज में और फसल में उनको तमाम तरीके से सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट। जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा महंगे वस्तुएं मिलती हैं, तो उसमें वो सब्सिडी दे सकती है और गरीब लोगों को कम रेट पे वस्तुएं उपलब्ध हो जाए। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे हम गरीब दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं और इससे गरीबी से के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? इससे निष्कर्ष ये निकला कि गरीबी एक जटिल प्रक्रिया है जिसको तोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो कोई देश गरीब है तो वो इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें कम बचत है, सेविंग कम है, तो सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम हो जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है? इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है तो फिर सेविंग कम हो जाएगा और ये चक्कर फिर से चलने लगेगा। तो इसको तोड़ने के लिए भी हमने पीछे बताया कि या तो गवर्नमेंट ऐसी योजना चलाए जिससे कि लोगों की अशिक्षा दूर हो जाए और शिक्षित हो जाए, लोग ज़्यादा इनकम कमाने लगे, स्किल्ड डेवलपमेंट हो जाए, स्वरोजगार हो जाए, तो इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाएगा तो सेविंग बढ़ जाएगा, यहीं से चेंज हो जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ये चक्कर यहीं से टूट जाएगा। तो इसे तोड़ने के लिए सरकार को निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार लाना पड़ेगा। इसमें यदि हम सारे में यदि हम सुधार कर देते हैं और इन दोनों को बढ़ा देते हैं इन सबको, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव होगा और बड़ा बदलाव होगा तो ये चक्र टूट जाएगा जैसा कि अभी हमने बताया और हम इस चक्र से बाहर निकल जाएंगे। बाहरी मदद लेते हैं विदेशों से, आईएमएफ से व वर्ल्ड बैंक से हम वो कर लें, मदद ले लेंगे, बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट ले लें और इन्वेस्टमेंट कर दें और बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर दें तो आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा तो सेविंग बढ़ जाएगा। योजना नीति निर्माण इस तरीके से गवर्नमेंट लगाए कि दुष्चक्र टूट जाए। तो बाहरी मदद जैसे हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या कोई विदेशी संस्थाओं से हम इतना मदद ले लें कि बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं हम यहाँ शुरू कर दें, ईजाद कर दें या बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत भारी मात्रा में हम फैक्ट्रियाँ और उद्योग धंधे लगा दें और बड़े संख्या में करोड़ों लोगों को रोजगार दे दें, तो लोगों के पास पैसे जाएगा, वो मार्केट में जाएंगे, डिमांड करेंगे, तो इस प्रकार से डिमांड करेंगे तो फिर उत्पादन को बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा और ये चक्र फिर से नए रूप में चल पड़ेगा और ये दुष्चक्र एक अच्छे चक्र के रूप में बदल जाएगा। तो क्या योजनाएं और नीति निर्माण ऐसा करे गवर्नमेंट कि हम अधिक से अधिक इसमें लोगों का इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़े तो वो डिमांड करें, डिमांड और सेविंग दोनों बढ़ेगा, कंजम्पशन और सेविंग दोनों बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, ये इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो यही चीज फिर बढ़ाएगी कंजम्पशन और सेविंग को। तो ये हम बदल सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं गवर्नमेंट शुरू करे, जैसे कि स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं गवर्नमेंट तमाम बनाती है, इनकम टैक्स में छूट देती है और तरह तरह के बैंक की तरफ से पैसे दी जाती हैं कि आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से पॉलिसी मेकिंग हो, नीति निर्माण हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो काम करने के लिए और उनका शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर सकते हैं और इसको दूर करके हम एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और आउटपुट बढ़ाने के लिए एक माहौल तैयार कर सकते हैं और इस चक्कर से निकल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।